ये जो आप बोल रहे हैं ना, तो हम कैसे करेंगे? मतलब आप बोल रहे हैं कि नॉन फॉसिल फ्यूल पे हम लोग ध्यान करें, तो आप वहाँ जाएंगे कैसे? वो जिस तरह के सिस्टम बने हुए हैं, लोग तो वहीं रहना चाहते हैं, आप वो धक्का कैसे लगेगा उसमें? धक्का एक हिसाब से तो लग चुका है। 2010 में जब भारत का नेशनल सोलर मिशन आरंभ हुआ, तब हमारे पास पूरे देश में कुछ 20 मेगावाट सोलर था। आज वो 2,80,000 मेगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी बन चुका है। भारत दुनिया में नंबर 3 हो गया है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। इसमें और भी बढ़ावा देना पड़ेगा। बढ़ावा कैसे दें? एक होता है टेक्नोलॉजी चेंज। अगर हम भारत में ज़्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग करें, दैट विल बी बेटर। पिछले 5 साल में हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सोलर पैनल्स कुछ 20,000 मेगावाट से 1,90,000 मेगावाट बन चुका है। दूसरा, हमें मार्केट्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे कि हम किस तरह से और सौर ऊर्जा प्लस बैटरी का कितना ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकें। तीसरा, हमें जैसे मैंने कहा, जब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बदलाव आएगा उसका एक डिमांड बढ़ेगा। चौथा, हेवी इंडस्ट्री में जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है भारत का, वो पूरे दुनिया में नंबर 2 है। 5 मिलियन टन का टारगेट है 2030 तक का। तो ये अलग अलग सेक्टर्स में ये डिमांड आएगा। अभी पीएम सूर्यघर योजना जो है, वो सिर्फ 2 साल पहले उसका उद्घाटन हुआ था। टारगेट था 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप लगे। ऑलरेडी 40 लाख घरों में लग चुका है। पीएम कुसुम योजना जो है, वो मतलब कि कृषि सिंचाई योजना, जिसमें सौर ऊर्जा इस्तेमाल किया जाए, सोलर इरिगेशन, वो दुनिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम है। तो ये सिर्फ एक बदलाव नहीं आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन फॉसिल जो एनर्जी है, वो अलग अलग सेक्टर्स में उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं ना, जैसे ग्रीन एनर्जी है, डीकार्बनाइजेशन में उसकी बड़ी भूमिका है, पर उसके लिए उसके भी तो रास्ते जो है वो इतना आसान नहीं है। कैसे सरकार उसको प्रोएक्टिवली आगे बढ़ते हुए उस एक तरीके से दरवाजे को खोले? क्योंकि अगर ये रास्ता है, ये एक रास्ता बन सकता है, तो उसको हाईवे बनाने की जरूरत है ना, वो कैसे बनेगा? किसी भी हाईवे के लिए पहले एंट्री रोड्स भी चाहिए होते हैं और ऑफ रैम्प्स भी चाहिए होते हैं। तो एंट्री रोड्स क्या होते हैं उस हाईवे? एक होता है पॉलिसी। लॉन्ग टर्म किसी भी एनर्जी सिस्टम चेंज करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी का सिग्नल देना पड़ेगा, और वो कंसिस्टेंट पॉलिसी रहना पड़ेगा। इसीलिए जो हमने नॉन फॉसिल कैपेसिटी का पॉलिसी बनाया था, वो हर कुछ सालों में उसके टारगेट्स बढ़ते गए हैं। तो अगर आज आप डेवलपर होंगे किसी सोलर प्रोजेक्ट का, विंड प्रोजेक्ट का, आपको लगेगा कि भारत का जो मार्केट है वो बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट आफ्टर चाइना अब मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट भारत में हो रहा है। दूसरा है कि डी रिस्किंग, इन्वेस्टमेंट्स को डी रिस्क करना पड़ेगा। डी रिस्किंग का क्या मतलब हुआ? एक जो बिजनेस रिस्क है वो तो अपना है, लेकिन करेंसी रिस्क हो गया, पॉलिसी रिस्क हो गया, पॉलिटिकल रिस्क हो गया, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो डी रिस्किंग के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। तीसरा एक जो एंट्री पॉइंट होता है, वो होता है टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन। नाउ जब हमारा ये सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा का जो जर्नी शुरू हुआ था, व्हाट इंडिया वाज डूइंग वाज इंपोर्टिंग सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस एक्सेट्रा। अब हमने देखा कि नाउ वी कैन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। सो प्रोमोटिंग दैट गिव्स मोर कॉन्फिडेंस कि ये केवल एक एनर्जी स्विच नहीं है, एक मैन्युफैक्चरिंग स्विच भी है, एक अपॉर्चुनिटी हो जाता है। तो ये सब डिफरेंट ड्राइवर्स हैं। आज हमने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, जॉब्स, ये एक 4th अपॉर्चुनिटी हो जाता है। जितने जॉब्स क्लीन एनर्जी में क्रिएट होते हैं, वो कई गुना ज्यादा हैं फॉसिल एनर्जी से। ऑलरेडी कुछ 6.5 लाख जॉब्स क्रिएट हो चुके हैं इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। हमारा एस्टिमेशन है कि वो 45 लाख तक बन सकता है।
So jobs, growth, investments is all driving towards sustainability.